द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमने पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम के बारे में हमने कर लिया। आई होप यू ऑल हैव डन दिस टॉपिक्स एंड मैंने आपको बोला था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप यू ऑल हैव डन एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, rate of change in momentum, rate of change of momentum is directly proportional to external force applied on it. What it's mean by rate of change of momentum is directly proportional to an external force applied on it. What it's mean by external force applied on it? अगर किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ है, वो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगी, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, जब तक मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करूं। एक्सटर्नल फोर्स का मीनिंग क्या है? एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर करते हैं ना, एक्सेलरेट करते हैं यानी कि हम स्पीड अप कर रहे हैं, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं यानी कि हम स्पीड डाउन कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। यानी कि और मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। लेट कर लीजिए जो इनिशियल मोमेंटम है P1 है एंड फाइनल मोमेंटम इज P2। What it's mean by change in momentum? Change in momentum कितना हो जाएगा? P2 माइनस P1। तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं पहले भी बहुत बार बताती हूँ, जहाँ भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात आती है, रेट की बात आती है, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम होता है। चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। और मोमेंटम किसके इक्वल होता है? P2, दैट इज फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम दैट इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। P1 किसके इक्वल हो जाएगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। हम यहाँ पर पुट करेंगे, सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, K लग जाएगा P2 माइनस P1 बाय T। K इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1। फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? P2 माइनस P1 बाई T। P2 की वैल्यू पुट कीजिए mv, P1 की वैल्यू पुट कीजिए mu डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स किसके इक्वल आ गया? m कॉमन ले लेंगे, v माइनस u बाय t। एज यू ऑल हैव डन इन फर्स्ट चैप्टर, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल आएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स की यूनिट हमें पता है किसके इक्वल होती है? न्यूटन होती है। और मास की होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटे अगर आपने इस टाइप से पर लगा दिया है, ये वाला साइन लगा दिया है, तो माइनस राइट मत करना। और अगर आप माइनस राइट कर रहे हो तो आपने ये साइन नहीं लगाना। या तो फिर हम एक्सेलरेशन की यूनिट ये राइट करेंगे या फिर ये राइट करेंगे। तो न्यूटन किसके इक्वल आ गया? 1 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट हो जाएगी फोर्स की 1 न्यूटन। अगर हमने सिंगल वर्ड लिखना है, सिंगल लेटर राइट करना है, तो हम क्या करेंगे? N, कैपिटल N राइट करेंगे। और अगर हमने फुल नेम राइट करना है तो ऑलवेज स्मॉल लेटर राइट करते हैं। वन वर्ड राइट करना है तो कैपिटल लेटर होता है,
क्योंकि ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, न्यूटन नेम ऑफ द साइंटिस्ट है। वन वर्ड वन लेटर राइट करेंगे तो ओनली कैपिटल एन होगा, अगर फुल नेम राइट करना है तो इसकी स्मॉल राइट करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ पर यूज़ हो रहा है, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। किसी भी चीज़ पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लगे कि उसके मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, जितना उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा, वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसी वेलोसिटी से ही मूव करेगी। इसके अब एग्जांपल्स हैं। अब हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने किए और हम फाइनल रिजल्ट पर पहुँचे हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस हमें करनी है। हमने क्या किया है, फोर्स दैट इज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम। फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी ये है कि हम क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं, बॉल कैच कर रहे हैं। आप यूजुअली देखेंगे कि कैच करते टाइम जो प्लेयर है अपना हाथ पीछे की तरफ करते हैं। एकदम से अगर हम कैच कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, वो हाई वेलोसिटी से बॉल आ रही है और इमीडिएटली हम उसे स्टॉप कर रहे हैं, कोई टाइम नहीं दे रहे हैं, बॉल को हमने स्लो डाउन नहीं किया, उसको कोई टाइम नहीं दिया है, टाइम कम है, टाइम वेरी स्मॉल है, तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्लेयर को हाथ पर चोट लग सकती है। और इसी कारण प्लेयर क्या है, अपने हाथ को पीछे की तरफ लेकर आता है, कैच करते टाइम अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेकर आता है। वो टाइम इंक्रीज़ करता है, टाइम इंक्रीज स्लो डाउन करता है पहले बॉल को, टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स कम लगेगा। नेक्स्ट इज़ द कराटे प्लेयर। कराटे प्लेयर का हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। कराटे प्लेयर टोटली मोमेंटम पर, न्यूटन सेकेंड लॉ पर बेस्ड है। कराटे प्लेयर ने इमीडिएटली हिट किया है, इमीडिएटली वो बहुत फास्टली स्ट्राइक करते हैं, टाइम नहीं देते हैं, टाइम नहीं होगा, बहुत वेरी स्मॉल टाइम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो वो बंडल ऑफ ब्रिक्स को भी एक ही बार में तोड़ सकते हैं। और अगर वो किसी तरह से वो धीरे हो गए, स्लो हो गए, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, ब्रिक्स ब्रेक नहीं होंगी। एंड इट्स थर्ड एग्जाम्पल इज़ हाई जंप। जो एथलीट्स होते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, तो उनके लिए नीचे क्या कहा जाता है, उनको मैट्रिसेस प्रोवाइड की जाते हैं, यानी कि जो लोअर सरफेस होता है वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने के कारण जब वो हाई जंप जो कर रहा है वो जंप करेगा तो स्लो होने के कारण वो पहले क्या होगा, उसका टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, वो फर्स्टली उसकी स्पीड कम होगी, स्लो होगी, देन वो स्टॉप होगा, जिसके कारण क्या होगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स कम लगेगा और एथलीट को चोट नहीं लगेगी। यही कारण है अगर कोई ऊपर से नीचे जंप करे, जैसे हम हाई जंप की ही बात ले रहे हैं, अगर वो डायरेक्ट नीचे जंप करेगा तो उसे चोट लग सकती है, उसके कोई भी पार्ट जो है ब्रेक हो सकता है। अगर नीचे कोई सॉफ्ट सरफेस होगा, मैट्रिसेस रखी होंगी, सॉफ्ट सरफेस होगा तो टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, टाइम इंक्रीज़ होने से क्या होगा, फोर्स कम लगेगा और उसे इंजरी नहीं होगी, चोट कम लगेगी। दिस इज़ द मेन एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एंड नेक्स्ट you solve these questions and numericals and then ask for me if you have any query. Thank you.